ये चैप्टर है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। स्टूडेंट्स, अभी आपने तीसरी ये चीज़ है जिसको आप पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ आपने पढ़ी फंडामेंटल राइट्स। दूसरी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो में अंतर क्या है। देखिएगा, मैं यहाँ पर तीन चीज़ें आपको समझाऊंगा। जो भी तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सबसे पहले आपने पढ़ी है क्या, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी ये था आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और तीसरा है आपका फंडामेंटल फंडामेंटल। इन तीनों में कॉरिलेशन क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है और क्या है ये तीनों। दो तो हम पढ़ चुके हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी पढ़ चुके हैं। आज हम आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। एक चीज मुझे बताइएगा, राज्य ने आपको बहुत कुछ दिया। राज्य ने आपको क्या दिया है? सबसे पहले आपको अधिकार दिए, अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी है। आपके खिलाफ कोई भी केस होता है, कोई भी चीज होती है, आपको अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति दी है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आप कोर्ट जा सकते हैं। आपको कोर्ट ने 5 रिट्स दी हैं। ठीक है। उसके बाद राज्य ने बहुत प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं दी हैं। आपका जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है उसका फाउंडेशन करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, सर्व कल्याण करने के लिए, वैश्विक कल्याण करने के लिए, वैश्विक शांति के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और वन्य जीव, वन मानव और सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए राज्य ने व्यवस्था की। किसमें व्यवस्था की है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें हमने 3 अलग अलग तत्व पढ़े थे आपके, गांधीवादी, बौद्धवादी और साथ ही हमने आपके 6 प्रकार के राइट्स पढ़े थे, आपके अधिकार हैं जिनके लिए आप आवाज भी उठा सकते हैं, आपके कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय की शरण। जब राज्य ने आपको इतनी सारी चीजें दी हैं तो अब आपके भी तो कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज होंगी राज्य के लिए। आप राज्य को क्या दे सकते हैं? आप एक आम नागरिक हैं, आप राज्य की जनता हैं, राज्य का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं आप। तो आप भी तो राज्य को कुछ देंगे। जो कुछ राज्य आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है, भाई राज्य आपका एक पालनहार बन के खड़ा हो गया है। देखिएगा, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात, अगर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तक पहुंचते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि कोई बच्चा जब तक पैदा भी नहीं हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में आपने चीजें पढ़ी क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। उससे पहले आपने पढ़ा, आपको राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू स्पीक है, स्पीक एंड ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद डीपीएस में हम पढ़ते हैं आपको मैटरनिटी राइट्स हैं, मैटरनिटी प्रोटेक्शंस हैं, आपको फूड प्रोटेक्शन एक्ट है, आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, आपको भूखे मरने से बचाने के लिए। छोटी सी चैन समझिएगा, बच्चा पैदा होता है तो उस समय बच्चे की माँ को प्रोटेक्ट किया जाता है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन है, आपका मातृत्व सुरक्षा योजनाएं बहुत सारी हैं। जब बच्चा होता है तो उसके लिए बाल पोषाहार सरकार उपलब्ध करवाती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करता है। उस निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के समय जब बच्चा स्कूल होता है, उसके भोजन की व्यवस्था भी राज्य को करनी होती है। ठीक है। समय भी बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि बच्चा अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर सके। बच्चे को ड्रेसेस या जो भी यूनिफॉर्म्स होते हैं वो सब राज्य प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जब वो 14 वर्ष का हो जाता है, अगर वो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए उसको राज्य स्कॉलरशिप, बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप राज्य प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, अलग अलग तरह के रोजगार हैं, आपके पब्लिक सेक्टर के रोजगार हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार हैं। उसके बाद जब उसकी उम्र उस रोजगार को करते हुए 60 साल की हो जाती है, उसके बाद आपको वृद्धावस्था पेंशन है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एज ए पोस्ट आप रिटायर होते हो तो आपके लिए पेंशन है। उसके बाद इसी बीच में आपके जो फैमिलीज हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए राज्य जिम्मेदार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है और तब तक वो बूढ़ा होकर वापस अंतिम संस्कार तक ना पहुंच जाए, राज्य उसकी जिम्मेदारी, स्टेट उसकी जिम्मेदारी उठा।
अब जब राज्य आपके लिए इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, तो कुछ आपसे भी तो राज्य एक्सपेक्टेशन करेगा कि जब मैं इसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पर्सन को जब मैं इतना प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उसकी सारी चीज़ों का अगर मैं ख्याल रख पा रहा हूँ, राज्य स्टेट एज ए स्टेट बात कर रहा हूँ, तो इस व्यक्ति की तो मेरे प्रति जिम्मेदारी बनेगी। उन जिम्मेदारी और उन कर्तव्यों को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। राज्य की जो एक्सपेक्टेशन है, राज्य एक नागरिक से चाहता क्या है, उन चीजों पर आज बात। और यही जो राज्य आपसे एक्सपेक्टेशन करता है, राज्य को उम्मीद होती है कि आप ऐसा करें, यही आपके मौलिक कर्तव्य बन जाते हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाते हैं कि अब आपको भी ऐसा करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देन दीज आर पनिशेबल, तब ये आपके दंडात्मक बन जाते हैं। अगर आपने किसी भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को अपोज किया है, उसको आपने अतिक्रमण उसका किया है, तो आपको सजा मिलेगी। बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके इन दोनों से अलग क्यों हैं। मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये दोनों राज्य द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं जनता को, और जो डीपीएसपी है जनता द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं राज्य को। कैसे? दूसरी चीज कहाँ से आते हैं, यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूँ, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी कि मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, मूल बाद में जोड़ा गया, जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं। मूल संविधान, मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है। अब जब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या, जब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, तो इनको बाद में क्यों जोड़ा गया? देखिएगा, जब ये सारी चीजें थी, आपके फंडामेंटल राइट्स थे, आपके डीपीएसपी आ चुके थे, ये चीज कमी फेस की जा रही थी कि जनता के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो एक समिति बनती है आपका, किसके लीडरशिप में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समिति बनती है। समिति का नाम क्या था आपका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक समिति बनाई जाती है, कौन सी? आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब बनाई जाती है? 1973 73 में। ठीक है। कब बनती है आपका? 1973 1973 में। ठीक है, 3 में। ठीक है। अब जब 73 में ये कमेटी बनाई जाती है, इस कमेटी को कुछ काम दिया जाता है कि आप देश के अंदर सर्वे करो कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या हम राज्य के द्वारा कुछ उम्मीद जनता से कर सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन जनता से कर। तो जनता के बीच गया गया, वो सर्वे किया गया। अब उसके बाद क्या करता है, आपके मौलिक अधिकारों को 42nd CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 75 में हुआ था, और इसके द्वारा ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, गया। ये मौलिक अधिकारों के विपरीत, मौलिक अधिकार यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकारों के विपरीत, विपरीत जनता की, जनता की राज्य के प्रति, राज्य के प्रति जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है। राज्य की
जो जिम्मेदारी है किसके लिए, जनता के लिए, वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है, गारंटी बन जाती है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करे। जब राज्य आपके अधिकारों की रक्षा करता है उसके विपरीत जनता की कुछ जिम्मेदारी बन जाती है राज्य के लिए कि वो राज्य की रक्षा करे, अखंडता की, देश की अखंडता की। जो आपके विभिन्न स्मारक हैं, पुराने स्मारक हैं, उनकी रक्षा करे, निजी संपत्ति की रक्षा करे, सरकारी संपत्ति की रक्षा करे, राज्य के उत्थान के लिए कार्य करें। ऐसे बहुत सारे आपके कर्तव्य हैं जो आपके बन जाते हैं किसके प्रति, राज्य के प्रति। ठीक है, अब बात आती है इनकी प्रेरणा कहाँ से ली। ये इंस्पिरेशन जो है, ये जो इंस्पिरेशन है कि हम अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ेंगे, कहाँ से लगेंगे। इनको को रूस के संविधान से लिया गया, के संविधान से लिया गया है, क्या गया, कहाँ से लिया गया, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस के संविधान से लिया गया है। अब दूसरी चीज, ये आपके न्याय संगत हैं। इनको कोर्ट में अगर आपने देश के प्रति कुछ भी गलत किया है, किसी एक कर्तव्य का अगर आपने पालन नहीं किया है, तो कोर्ट आपको सजा देती है। आपने देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा किया है, आपने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है, किसी राष्ट्रीय स्मारक को आपने तोड़फोड़ करने की कोशिश किया है, या राष्ट्रीय महत्व या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी भी चीज को आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सेम टू सेम एज लाइक फंडामेंटल राइट। अगर राज्य ने आपके अधिकारों को भंग किया है, राज्य आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में असमर्थ रहा है, तो आप राज्य के विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं। सेम कंडीशन में अगर आपने राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, राज्य की अखंडता को, देश की अखंडता को, देश की बंधुता को, समानता को अगर आपने तोड़ने की कोशिश की है, तो राज्य भी आपको सजा दे सकता है। यानी कि विपरीत परिस्थिति है। अगर मौलिक अधिकारों की और आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। एक राज्य के जनता के प्रति अधिकार, एक जनता के राज्य के प्रति अधिकार। क्लियर है, राज्य द्वारा जनता को गारंटी और जनता द्वारा राज्य को गारंटी, दोनों के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही आपके क्या है, वही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है, जब हम बात करते हैं 1976 की, 1976 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1976 में, 1976 में केवल केवल 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। केवल 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और हाँ, एक चीज क्या गया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है अभी आपका यूपी स्टेट पीसीएस वाला, जो आपका 2023 वाला एग्जाम हुआ था, इसकी बात नहीं कर रहा, यूपी स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ। 2023 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान 1951 में, जब 26 जनवरी 1951 को हमने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, उस समय मूल संविधान में आपके मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनकी संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूज कितनी थी, शून्य थी। कितनी थी, शून्य थी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कब, आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो आपका बेसिक संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी, देन द आंसर इज 0। आंसर इज 0, नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी 1973 में। इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसकी जो सिफारिश थी, उनके बिहाफ पर आपका 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनको जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। उसके बाद आता है आपका 86 CAA 2002। अब देखिएगा, इस 86 CAA में दो तीन चीजें आती।
इसमें तीनों जगह एक चीज जोड़ी गई थी। आपके एफआर की भी बात करेंगे, आपके डीपीएसपी की भी बात करेंगे, और आपके एफडी यानी कि फंडामेंटल। जब हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 की, तो एक ही चीज हमारे सामने आती है, वो है आपका शिक्षा, है आपका एजुकेशन। क्योंकि जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 था, इसने शिक्षा को आपका एक फंडामेंटल राइट बना दिया था, एक मूल। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिकमेंडेशन पर, इस संविधान संशोधन की सिफारिश पर ही आता है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 1 अप्रैल 2010 को, जो भारत में लागू किया गया था, जिसको आपके संसद में पेश किया गया था 1 अप्रैल 2009 को। वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 की सिफारिश के आधार पर ही। क्या किया गया था इसमें? सबसे पहले तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आपके मूल अधिकार हैं, उनमें जोड़ा गया था 21A। 21A आपका क्या कहता है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में दी जाए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार में दी जाएगी। उसके बाद डीपीएसपी में यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 45 है, क्या आर्टिकल 45A यहाँ पर जोड़ा जाता है। राज्य आपका व्यवस्था करेगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की। इसकी व्यवस्था करेगा निःशुल्क शिक्षा की। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका जोड़ा जाता है आपका क्या? 11th एफडी। 11th एफडी यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपके पेरेंट्स के लिए है, ये आपके अभिभावकों के लिए है, ये आपके गार्जियंस के लिए है, ये आपके माता पिता के लिए है। उनका एक मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना उनके अभिभावकों का, उनके पालनहारों का, उनके गार्जियंस का, उनके पेरेंट्स का एक मौलिक कर्तव्य। क्लियर है? क्या है? उनका एक मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या करें? स्कूल भेजें। क्या करें? वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपके जो ये तो 11वां मूल कर्तव्य था, इस 11वें मूल कर्तव्य के अलग आपके और कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, लिखना स्टार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्य। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो आपके मूल कर्तव्य हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूं, नोट डाल के लिख देता हूं। जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के, नागरिकों। ठीक है, कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया था, मौलिक अधिकार में बताया था कि आपका जो आर्टिकल 14 है, 15 है एंड 22, ये इंडिया के साथ साथ जो भी आपके अलियंस हैं, जो भी आपके फॉरनर्स हैं, सबको अवेलेबल होता है। विधि के समक्ष समानता, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये सब अवेलेबल हो जाता है। बट जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो आपके देश के प्रति कर्तव्य हैं, वो तभी होंगे जब आप देश के नागरिक। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं हमारे 10 मौलिक कर्तव्य कौन। बात करते हैं कर्तव्य। सबसे पहला जो आपका है वो क्या है? राष्ट्र ध्वज का सम्मान। आपका राष्ट्र ध्वज का आप सम्मान क्यों करें भाई? क्यों करें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान? क्योंकि वो आपका राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय, यहाँ पर आपका संविधान भी आ जाएगा। संविधान व अन्य राष्ट्रीय
चिन्ह और पहचानों का और पहचान का सम्मान करें करें और इनमें आस्था रखें। आस्था आस्था रखें या आपके जो इस चीज से मतलब है यहाँ पर, वो सीधा मतलब है आपके संविधान से। अगर आप संविधान में आस्था नहीं रखेंगे, संविधान में अपने आप को ऐसा नहीं समझेंगे कि हाँ संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, तो फिर आपका कुछ भी, आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं, आप राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, तो भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्या? तो भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें आपके दो तीन चीज आती हैं। क्या चीजें आती हैं? राष्ट्रीय प्रतीक और नाम अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक और नाम अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतीक और नाम अधिनियम 1950। राष्ट्रीय प्रतीक और नाम अधिनियम ये आपका कब आया था? 1950 में आया था। उसके बाद आपका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, आपका राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रीय गौरव का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय गौरव सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है? गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1970 के बाद एक और चीज आती है, राष्ट्रीय झंडा संहिता। राष्ट्रीय 26 जनवरी 2000, कब आपका? 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय झंडा संहिता किस दिन अपनाई गई थी? 26 जनवरी 2002 को। और ये सीधा सम्मान की बात करते हैं, किसके? राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए, राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए। अब यहाँ पर चीजें आती हैं कैसे, देखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक और नाम अधिनियम, सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक लाइक आपका जैसे अशोक चक्र है, अशोक की लाट है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मोर जिसे हम राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं, टाइगर जिसे हम राष्ट्रीय पशु मानते हैं, ये सब क्या है? आपके राष्ट्रीय प्रतीक हैं और कुछ राष्ट्रीय नाम है। ठीक है। तो इनको कैसे माना जाएगा, इनके प्रति सम्मान की भावना क्या होगी, क्या क्या यहाँ पर प्रोटोकॉल्स होंगे, सबके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया। और ये कब आया था एक्ट? आपका 1950 1950 में ही ये एक्ट बना दिया गया था। ये एक्ट हमारे मूल संविधान में भी था, ये एक्ट हमारे मूल संविधान में भी था, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी चीजें हैं सबको प्रोटेक्ट हमने संविधान की स्थापना के समय कर दिया था। दूसरी चीज आती है आपका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। उस समय तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी थी, जो हमें संविधान निर्मात्री जो आपकी सभा थी, तो ये नहीं लगा था कि लोग राष्ट्रीय महत्व की चीजों का भी अपमान करें। लोग राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, लोग राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, लोग इवन आपके नेशनल फ्लैग झंडे तक का अपमान करें। तो उसके लिए बाद में सरकारें बनी, संसद द्वारा एक नियम बनाया गया जिसे कहा गया राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय महत्व की चीजों का अपमान करता है, राष्ट्रगीत का अपमान करता है, राष्ट्रगान का अपमान करता है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी, उस आधार को आपका क्लासिफाई करता है आपका ये 1971 एक्ट, 1971 का अधिनियम। ठीक है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय झंडा संहिता 26 जनवरी 2002 को, इसको स्वीकार किया गया। ये बात करती है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। इसमें दो तीन चीज, सबसे पहले तो झंडे का पूर्ण विवरण दिया गया, जो आपका 3:2 के अनुपात में होगा, ऊपर केसरिया होगा, बीच में सफेद होगा, नीचे ग्रीन कलर होगा। ठीक है।
को कहाँ कहाँ फहराया जा सकता है। आप बंद छत के नीचे अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो उसके क्या नियम होंगे। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सबको खड़ा होना पड़ेगा और इसके सारी प्रोटोकॉल्स होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बार आपका 2002 में ये चीज क्लियर की गई थी कि जो नेशनल फ्लैग है उसे आप पॉलीमर थ्रेड्स यानी कि जो आपके पॉलीमर धागे होते हैं उससे भी बना सकते हैं। 2002 से पहले जो हमारा झंडा बनता था वो झंडा आपका शुद्ध सूती से बनता था, यानी कि जो कॉटन है जो चरखे से काती जाती है कच्चे सूत से बनता था, कच्चे सूत से झंडा बनता था। लेकिन उसके बाद जब 2002 की आपकी झंडा संहिता आती है, इस झंडा संहिता में पहली बार ये आपका क्लॉज डाला गया कि आप पॉलीमर थ्रेड से मशीनों द्वारा भी झंडे को बना सकते हैं, लेकिन उसका जो रेशो रहेगा वो आपका 3:2 ही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद आती है जैसे आपके राष्ट्रीय ध्वज हैं, इनको कहाँ कहाँ फहरा सकते हैं। जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या आपके जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं उन सब पर इसको अनिवार्य किया। दूसरा, अभी एक चीज और आपने देखी होगी, जो आपके फिल्म स्टार्ट होती है, कोई भी मूवीज वगैरह आप देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा घरों में मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान, उससे पहले आपका पूरा तिरंगा आता है, उसके सम्मान में आप सबको खड़ा होना पड़ता है। ठीक है। वो क्लॉज भी आपका 2002 झंडा अधिनियम था, इसमें राष्ट्रगान को भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन उसके बाद 2018 में एक और क्लॉज आता है कि अगर आप बंद छत के नीचे राष्ट्रगान कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नेशनल फेस्टिवल को आप बंद छत के नीचे इंडोर में नहीं मना सकते, उसके लिए आपको आउटडोर ही जाना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे आपको मना। आपने कभी देखा है 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई भी सेलिब्रेशन, जो नेशनल सेलिब्रेशन होता है, वो किसी बंद हॉल में होता हुआ नहीं होता, वो ओपन एरिया में ही होता। क्यों? क्योंकि बंद छत के नीचे आप ध्वजारोहण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि आपकी किस में आती हैं, आपकी झंडा संहिता में। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे उच्च आदर्शों आदर्शों और आदर्श और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, ये सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। ठीक है। अब इस लड़ाई में बहुत सारे आदर्श आपके आते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, बहुत सारे आपके लोग आते हैं जिनके अलग अलग थॉट्स थे। लोकमान्य तिलक हैं, आपके गोखले हैं, आपके भगत सिंह हैं, इतने सारे आपके क्रांतिकारी थे जो उस आंदोलन को बहुत अलग लेवल पर ले गए थे। भाई कई सौ साल चला, एक दो साल का वो आंदोलन नहीं था, वो कई सौ साल चलने वाला। अगर डायरेक्टली बात करें तो 1857 की क्रांति से लेकर के और 1947 तक तो ये आंदोलन लगभग प्रत्यक्ष रूप से चला था 90 साल। कितने? 90 साल तक का तो लिखित विवरण है। उससे पहले भी 1857 की क्रांति से पहले भी हम लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति तो बहुत बाद में आई, उससे पहले भी अंग्रेजों ने जब हमारे यहाँ कब्जा जमाना स्टार्ट किया था, उस टाइम से हम उन अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। लगभग आपका 1764 से स्टार्ट माना जाता है आपके लड़ाई को। 1764 से 1947 तक बहुत सारे आपके ऐसे आदर्श आए होंगे, बहुत सारे ऐसे विचार आए होंगे जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूत किया होगा। तो आप उन आंदोलन को मजबूत करने वाले उन आदर्शों को संजो कर रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उन आदर्शों का पालन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्र की एकता राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, और बंधुता को बनाए रखेंगे, अखंड बनाए रखेंगे। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आपका एंटी नेशनल हो। क्या? आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो क्या हो, एंटी नेशनल हो। ठीक है। आप एकता अखंडता की रक्षा करेंगे, ठीक है ना, और उसका बनाए रखने की आप कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय सेवा का, राष्ट्रीय
सेवा का आवाहन किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा, आप सब जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र सेवा के लिए, और जो हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कर रही हैं वो भी राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये बात अब तो एक कॉमन बन गई है, ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है राष्ट्र सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, आज के हिसाब से एक कॉमन लाइन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1950 की, 1950 से 60-70 तक के दशक में, उस समय कंडीशन ये थी, अगर आपको सेना की भर्ती करनी है तो क्या करते थे, जो आपके अपर ऑफिसर हुआ करते थे, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, वो गाड़ियां लेकर के गांवों की तरफ जाते थे, और वहां भी जो भी फिजिकली फिट जो भी कोई व्यक्ति उनको मिलता था, लंबा तकड़ा कोई मिल गया, उसको उठाया गाड़ी में डाला, चल दिया कि हाँ भाई तू अब आज से तू आर्मी में है। अब तो कंपटीशन बन गया, क्यों? क्योंकि अब तो लोगों को जाना है वहाँ, लोगों को सेवा करनी है देश की, अब वो एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट है। उस समय क्या होता था कि यार आर्मी में अगर जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, तो ये क्लॉज हमको उस समय डालना पड़ा। आज के हिसाब से तो लोग तैयार हैं, मैं खुद तैयार हूँ आर्मी में जाकर देश की सेवा करने, ठीक है ना। तो ये उस समय की क्लॉज थी, अब इस क्लॉज का बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं रहा। हालांकि अभी भी ये माना जाता है कि अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप सभी को अवेलेबल रहना पड़ेगा। हमारी समग्र संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, साहित्य, भाषा आदि की, भाषा आदि की रक्षा करना, भाषा आदि की रक्षा करना, और देश की, देश समरसता, समरसता को सुरक्षित रखना, समरसता को सुरक्षित रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी आपकी जिम्मेदारी। क्या है? ये भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिएगा, भारत क्या है आपका, एकता में अनेकता है, विविधता वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारे आपके कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, आपके जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं इंडिया में, विविधताएं हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबका सम्मान करेंगे। सबके कल्चर अलग अलग हैं, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, सबका लिटरेचर अलग अलग है, सबका हिस्ट्री अलग अलग है। आप सबका सम्मान करेंगे, और सबका सम्मान सबका साथ को ही समरसता कहा जाता है। सबके साथ मिलकर चलेंगे। क्या करेंगे आप? सबके साथ मिलकर चलेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आपका आता है वन, वन्य जीव, वन, वन्य जीव, नदी, पर्वत, जैव विविध क्षेत्र, जैव विविध, जैव विविधता वाले क्षेत्र, पर्यावरण, पर्यावरण आदि को, पर्यावरण आदि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके, आप नदी को गंदा नहीं करेंगे, वनों को काटेंगे नहीं, वन्य जीवों की हत्या नहीं करेंगे, यानी कि इन सब को इलीगल माना गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने तथा देश की, देश की, देश के हित में, देश के हित में, देश के हित में वैज्ञानिक कार्य करेंगे, देश के हित में क्या करेंगे आप? इन सभी चीजों का सुधार करेंगे। था मानवतावाद, मानवतावाद को बढ़ाने का कार्य करेंगे, का कार्य
करेंगे। ठीक है। सार्वजनिक सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति की रक्षा करेंगे। संपत्ति रक्षा करेंगे। सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति की रक्षा करेंगे। आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपका कहीं भी जैसे तोड़फोड़ वगैरह या ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे। ठीक है। तथा सार्वजनिक स्थानों पर तथा हिंसा, डायरेक्ट लिखो, हिंसा का त्याग करेंगे। हिंसा का त्याग करेंगे। ठीक है। आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि से सामूहिक गतिविधियों से क्या है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों से देश को देश को उन्नति तथा उत्कृष्टता उत्कृष्टता के नए आयाम पर लेकर जाएंगे। आयाम पर लेकर जाएंगे। यानी कि आप हमेशा ऐसे कार्य करेंगे जो देश के विकास में सहायक हों। आप अपना जो भी विजन रखेंगे वो आपका टेक्निकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए तथा देश को आगे बढ़ाने वाला होना। इसके बाद आता है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, 11th एफडी। ये कब से जुड़ा आपका? शिव संविधान 2000। सभी अभिभावकों का सभी अभिभावकों का अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें। विद्यालय भेजें। यही है आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो आपका बाद में जोड़ा गया। ठीक है। क्या है ये आपका? बाद में जोड़ा गया। ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये कुछ आपके मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपके संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 76 के द्वारा जोड़े गए। ठीक है। अभी एक चीज और आती है, शेष चीजें यहाँ पर आ जाती हैं जो आपके बाद में मतलब इन मौलिक कर्तव्यों से बाहर भी हैं। एक कमेटी आपकी न्यायमूर्ति वर्मा समिति, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। अब इस न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने क्या किया? जो आपके मौलिक कर्तव्य संविधान में लिखे गए थे, जो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ दिए गए थे, के अलग भी कुछ विशेष आपके कर्तव्य जोड़ दिए गए। हालांकि वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप उनका उल्लंघन करते हैं, तो भी आप क्या करेंगे? तो भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा? मतलब सजा दी जा सकती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
क्या है आपका, यानी कि दहेज लेना एक इलीगल काम बना दिया गया। कब? आपका 1961, 1961 में। उसके बाद आता है आपका वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो आपका ये वन संरक्षण अधिनियम, ये आपका किसके लिए? फॉरेस्ट या जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो आपका वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। इससे पहले एक और आया था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। ये जो एक्ट थे, जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति थी, इसने क्या किया था? इन्होंने कहा कि अगर आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको पालित नहीं किया जाता, उनका पालन नहीं किया जाता, जनता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, जैसे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य अगर ऐसी नीति ना बनाए तो कुछ नहीं। राज्य अगर ऐसी नीति ना बनाए तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम कहें कि जनता अपना पालन ना करे तो, जनता वन्य जीवों की रक्षा ना करे तो, जनता वनों की रक्षा ना करे तो ऐसी कंडीशन में आपके जल संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, इनमें उन चीजों की व्यवस्थाएं की गई कि अगर आप लोग इनका पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा दी जा सकती है। किसके तहत? इस एक्ट के तहत। यानी कि ये एक प्रकार से वो विधि है जो लागू होती हैं जब आप अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जिस विधि के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो विधि क्या होगी, उस विधि का निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। कौन सी? आपकी न्यायमूर्ति वर्मा समिति। और इस समिति की सिफारिश पर ही आपकी जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है, इस न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश पर ही आपके ये विभिन्न अधिनियम आते हैं। इनमें एक और है आपका बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम। बाल मजदूरी प्रतिषेध, बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, ये कब आया था आपका? 1986, 1986 में आया। कब आया था? 1986 में आया था। तो ये वो सारे एक्ट हैं जिन पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके काम आपको देखने पड़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें की गई थी। ठीक है, तो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ ली हैं, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ ली हैं, चीजें समझ में आ चुकी हैं कैसे चीजें की जा सकती हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और स्पेशली वो लोग जो लॉ से हैं, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लॉ जाने वाला है, लीगल स्टडीज जाने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक आपका था। चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखूंगा जो आपको सब आया था संविधान में। संविधान मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी? कर्तव्य संख्या क्या थी? 10, 11 या डी 6? ये 6 ऑप्शन भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो 6 अधिकार हैं। तो अगर जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन्हें पढ़ने में गलती कर दे, मौलिक कर्तव्यों की जगह अगर मौलिक अधिकार पढ़ लिया तो 6 ऑप्शन टिक कर जाएगा। ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यूएस से, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी या रसिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, 86 सी एक्ट कब आया था? कब आया था? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी
तो 78, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2010। चलिएगा, आज के टॉपिक में हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो आपका कितनी थी? ए यानी कि शून्य थी। क्या आपका ये थी? क्यों? क्योंकि जो आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कब? आपका 1976 में जोड़े। कब आपका 1976 गए थे, ठीक है। अब 1976 में आपने जोड़े थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन संविधान, मूल संविधान, ये बात कब की जा रही है? ये बात की जा रही है आपका 1950 की। तो 1950 और 1976 के बीच में 26 साल का गैप है। कितना? 26 साल का गैप है। तो ये आपके 26 साल बाद आए थे, ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य आपके लिए गए हैं रूस से, रसिया से। अगर यूएसए की बात करें, इससे क्या लिए गए हैं? आपके मूल अधिकार, FR लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और रूस से लिए गए हैं आपके FD यानी के फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 86 CAA कब आया था? 2002 में आया था, 86वां संशोधन। इसमें क्या किया गया आपका? ये पूरा का पूरा शिक्षा से संबंधित, इससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। इसमें ही शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। राज्य को एक नीति का निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर यह जोड़ा गया कि राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसके द्वारा ही आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए एक क्लॉज जोड़ा गया, जिसमें आपका क्या किया गया कि बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना एक मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद आपका 2010 में क्या आता है? आपका राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। और जो ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का अंतर क्या है, मैं सबसे पहले आपको समझा चुका, ठीक है। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।